वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? सारे आर्टिकल्स याद कर लिए हमने। आर्टिकल्स का मीनिंग भी देख लिया हमने कि क्या कौन सा आर्टिकल किसका है, और थोड़ा बहुत तो कमेंट क्वेश्चंस भी हमने पढ़ लिए थे और थोड़ा डिस्कशन भी कर लिया था। जरूर नहीं एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसे ही आए, बट कमेंट क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं इस वाले चैप्टर से। बाकी अभी तो हम इंट्रोडक्शन ही चल रहा है हमारा चैप्टर का, और थोड़ा सा लेबर लॉस से कनेक्ट करने का हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, मेन जो टॉपिक है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। देखा जाए तो केस लॉज आएंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, वो हमें अच्छे से पढ़ने हैं और याद भी होने चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉ है, उसके थ्रू ही सारे लॉज बनते हैं। पहली चीज तो हमने ये पढ़ी थी। इसमें तीन बातें रहती है, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो फंडामेंटल राइट्स तो इंपॉर्टेंट है सिटीजन्स के लिए, और वो मस्ट वाली बात करते हैं, मतलब मिलने ही चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिसके बेसिस पे लॉ बनाए जाते हैं इंडिया के अंदर, और वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी उनको फॉलो करना। ठीक है, बट उसके लिए हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते, वो बात अलग है। ठीक है, ये सब हमने डिफरेंसेस देखे थे। फिर हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था यहाँ पे, द एक्सटेंट ऑफ स्टेट कंट्रोल और इंटरवेंशन इज डिटरमाइंड बाय द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है ना कोई कंट्री का, उस पे डिपेंडेंट है कि गवर्नमेंट कितना टांग अड़ाएगी। ठीक है, अगर डेवलप्ड कंट्री है, उसमें अगर आपका कुछ डिस्प्यूट वगैरह हो गया या फिर स्ट्राइक हो रही है, हड़तालें हो रही है जगह जगह पे, तो गवर्नमेंट को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्री को फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा एक टाइम के लिए काम रुकता है तो हमें प्रॉब्लम होती है कुछ दिनों तक। ठीक है, उसको रिकवर करने में हमें टाइम लग जाता है, और इंडिया का टाइम वेस्ट होता है अगर स्ट्राइक वगैरह ज्यादा हो गई तो यूएसए, इंग्लैंड ऐसी डेवलप्ड कंट्री ने बेयर रूल्स बना रखे, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। ठीक है, और बस ऑब्जर्व करती है और कुछ नहीं करती। बट इंडिया में तीन चीजें हैं, एक तो डेवलपिंग कंट्री है, दूसरा डेमोक्रेसी है, हमारे पास सारे सिटीजन्स के पास राइट है, और सिटीजन भी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और उसमें से भी लेबर बहुत ज्यादा है। मैंने बताया था तुम्हें कि 60 to 65% हमारी लेबर कैटेगरी है इंडिया के अंदर। इतना ज्यादा लेबर, करोड़ों में की आबादी के लेबर है इंडिया के अंदर, और लेबर सरप्लस कंट्री, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लेबर इंडिया में ही है। तो ऐसी कंट्री में लेबर लॉस नॉर्मल बन सकते हैं क्या? नहीं, पहले तो बनाए ज्यादा, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा और इन्फोर्समेंट भी ज्यादा। मानना ही पड़ेगा, नहीं माना तो पनिशमेंट भी मिलेगी। तो इतनी सारी चीजें इंडिया में चलती है, यूएसए और इंग्लैंड वालों को इतना फर्क नहीं पड़ता लेबर से जितना हमें पड़ता है। तो ये हमने एक कंपैरिजन देखा था कि भाई बाहर वाली जो डेवलप्ड कंट्री उनमें और हम में कैसे कंपैरिजन है, और इतने सारे लेबर लॉज हमने क्यों बना रखे हैं, और लेबर लॉज हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि हमें 40 मार्क्स के लिए लेबर लॉज ही पढ़ना है, तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि क्यों पढ़ा रहा है आईसीएसआई तुम्हें। तो पता आईसीएसआई कोई चीज ऐड करता है तो कैसे करता है, पहले जाके जो अथॉरिटीज होती है ना उनसे बात करके आता है आईसीएसआई, और बोलता है हमारे जो बच्चे हैं सीएस वाले बच्चे, क्या तुम्हारे यहाँ पे काम कर सकते हैं, क्या क्या वो एलिजिबल है क्या तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए। फिर जब वो बोल देते हैं ना कि हाँ हाँ एलिजिबल है, तब वो तुम्हारे कोर्स में डालता है। ये समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो जो लेबर इंस्टीट्यूट है ना, लेबर कोर्ट्स है, वहां पे जाके आईसीएसआई पहले बात करके आया है क्या, कि हमारे सीएस के बच्चे, सीएस प्रोफेशनल्स क्या एलिजिबल है क्या लेबर कोर्ट में केस लड़ने के लिए, क्या एलिजिबल है क्या वो लेबर रिगार्डिंग काम करने के लिए, सर्टिफिकेशन करने के लिए। जब उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल अच्छा प्रोफेशन है, आप यहाँ पे काम कर सकते हो हमारे यहाँ, तब तुम्हारे सिलेबस में वो चीज ऐड करी जाती है। समझ में आ गई चीज? इसका स्कोप बहुत ज्यादा है क्या? हाँ, लेबर इश्यूज इंडिया, तुम एक बात तो, लेबर ज्यादा है तो लेबर इश्यूज भी तो ज्यादा होंगे। ठीक है, जितने लोग उतने ज्यादा कन्फ्लिक्ट। तुम अकेले खुद से लड़ सकते हो क्या? बताओ, ऐसे बैठे बैठे खुद से लड़ रहे हो, घर में बैठे बैठे कितना बेकार आदमी हूं मैं, फिर खुद ही बोल रहे हो कि बिल्कुल बेकार नहीं हूं। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या? दूसरों से लड़ते हैं ना हम लोग, तो ज्यादा लोग होते हैं तो ज्यादा लड़ाई होती है। समझ में ये चीज? तो इश्यूज भी, लेबर इश्यूज बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर, इसलिए इतने सारे ट्रिब्यूनल्स, अथॉरिटीज बनाई हुई है। समझ में आ गई चीज? तो अब इश्यूज ज्यादा है तो उनको सॉल्व करने वाले भी ज्यादा होने चाहिए। कौन है सॉल्व करने वाले? तुम लोग, सीएस। समझ में आई चीज? तो वो उन्होंने बिल्कुल बोल रखा है कि लेबर इशू ज्यादा है, जितने प्रोफेशनल्स इसमें आए उतने कम है। तो क्या स्कोप और डिमांड ज्यादा है क्या सीएस की लेबर लॉस के अंदर भी? हाँ बिल्कुल। और चलो छोड़ो, तुम्हें पीसीएस नहीं बनना, मान लो प्रैक्टिस में तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें लेबर कोर्ट वाले ये कचहरी वाले काम नहीं करने में इंटरेस्टेड, तुम अभी तो तुम नहीं कह सकते, बट बाद में क्या पता तुम्हें इंटरेस्ट ना आए, तो तुम नहीं भी करना चाहो, तो तुम कंपनी में तो काम करोगे ना। तो कंपनी में लेबर लॉस काम नहीं आते क्या? पीएफ, ग्रेचुटी, ये सब, तो ये सब तो तुम ही बताओगे ना अपने एम्प्लॉयर को, कंपनी वालों को, डायरेक्टर्स को, कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो एडवाइजिंग का काम कौन करेगा? सीएस। तो भी तुम्हें पता होनी चाहिए लेबर लॉस। समझ में आ गई चीज? ऐसे।
तो अभी तो हम वही पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर लॉज। फिर ये पैराग्राफ आज हमें पढ़ना है। फिर हमने लिस्ट भी देख ली थी, 3 तरह की लिस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अभी तक हमने जो पढ़ा है ना उससे एग्जाम में नहीं आएगा, बेसिक चल रहा है अभी हमारा, एग्जाम में ये इतनी बेसिक बातें नहीं आती, क्योंकि हमारे प्रॉपर एक्ट्स हैं जो अभी तक हमने स्टार्ट करे नहीं है, वो हम करेंगे। तो एक्ट से पूछेंगे कि ये सब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन की बातें पूछेंगे, एक्ट से पूछेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन तो जीआईजीएल में आएगा प्रॉपर, समझ में आ गई चीज। तो एक चीज हमने पढ़ी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब हमें लिस्ट से भी मतलब नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि लेबर लॉज कौन सी लिस्ट में आते हैं, कौन सी में आते हैं, कॉन्करेंट। मतलब इसमें दोनों लॉज बना सकते हैं क्या, सीजी और एसजी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकते हैं। अच्छा, तो हम उनको क्या बुलाते हैं जिसमें कोई भी, एजी। एजी कौन है, एजी, ओजी, लोजी, सुनोजी, वो वाला नहीं, कौन सा एजी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टर्म यूज करनी है पूरे लेबर लॉज के चैप्टर्स में। सिर्फ फैक्ट्रीज एक्ट ऐसा है जो कौन गवर्न करता है, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि वो स्टेट का ही पार्ट होना चाहिए। क्यों, तो मैं बताना, फैक्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। 2 रीजन बताती हूँ मैं तुम्हें कि इसको स्टेट गवर्नमेंट को क्यों दिया है पूरी तरीके से, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बीच में क्यों नहीं आता। एक तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्री होती है, तो पूरे इंडिया में अच्छे से उसका रेगुलेशन होना चाहिए। तो पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि तुम अपने स्टेट का संभालो भाई, तुम अच्छे से लॉस बनाओ, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में, सारे लॉस तुम ही बनाओगे, तुम ही जिम्मेदार हो। समझ में आ गई चीज। तो पूरे इंडिया में क्या, स्टेट गवर्नमेंट्स में काम बांट दिया। पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन क्या है, स्टेट के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स आती है फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री में अब जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान की फैक्ट्री के लेबर्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी आ रही होगी, मैंने पूछा भी था तुम शायद, बताओ। लाइव वाले चैट पे लिख सकते हैं, मैं देख रही हूँ, आप ओपन है चैट है ना, कोई भी डाउट हो तो पूछते रहना। नहीं पता, अच्छा है तुमने पानी नहीं बोला, क्योंकि हम तो राजस्थान में रहते हैं, हम अपने आप को ट्रोल करेंगे क्या, अरे पानी है राजस्थान में, ठीक है। तो अच्छा है पानी नहीं बोला, पर ड्राई क्लाइमेट बहुत बड़ा इशू है, गर्मी। एक तो धूप ज्यादा आती है यहाँ पे, है ना, दूसरी चीज यहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा ड्राई है, ठीक है, उसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम्स होती है, आई प्रॉब्लम होती है, इचीनेस ज्यादा होती है, और धूल मिट्टी भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो डस्ट, ड्राई क्लाइमेट और थोड़ा सा हीट, ये 3 समस्या है जो राजस्थान की फैक्ट्री लेबर्स को आती होगी। और मुंबई की फैक्ट्री में, महाराष्ट्र की फैक्ट्री में ह्यूमिडिटी, है ना। तो हमारा इशू और उनका इशू बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है क्या, हमारे यहाँ पे हवा में मॉइस्चर नहीं है, उनके वहां पे भर भर के मॉइस्चर है। तो वो लोग ह्यूमिडिटी से परेशान है, हम लोग ड्राई क्लाइमेट से परेशान है, एकदम जमीन आसमान का फर्क है। तो स्टेट गवर्नमेंट को डील करने दो ना, वो अच्छे से डील करेंगे। समझ में आ गई चीज, इसलिए दे रखा है। तो सिर्फ फैक्ट्रीज एक्ट में हम एसजी 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 लिखेंगे, बाकी सारे लेबर लॉज में क्या लिखना, एजी एजी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इससे सीखने की बात सिर्फ इतनी ही थी, ठीक है। उसके बाद आज हमें पढ़ना है ये पैराग्राफ जो मैंने तुम्हें बोला था काम का है। बाकी चीजें तो देखो इसमें रीड ओनली वाली ही है चैप्टर के अंदर अभी तक जो आई है। कुछ कुछ जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने तुम्हें बता रखा है। एक तो कमेंट क्वेश्चन जो हमने बोला कि कितना गवर्नमेंट का कंट्रोल रहने वाला है, वो वाला क्वेश्चन, और एक अभी आ रहा है, इसका भी अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है, बट ये तुम्हें कहीं ना कहीं लिखने काम आ सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए लेबर लॉज के रिगार्डिंग, या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, या गवर्नमेंट को क्या चीजें दिमाग में रख के लॉज बनाने चाहिए। ऐसे कोई फालतू क्वेश्चन आ जाए ना, ये फालतू क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये कहीं दे ही नहीं रखे, और ये कोई टॉपिक के भी नहीं है, और ये कोई सेक्शन के लिए भी नहीं है। तो ऐसे कोई रैंडम तुम्हारी नॉलेज को चेक करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 1-2 क्वेश्चन ही रहते हैं ऐसे वैसे भी, तो उसमें तुम ये चिपका सकते हो। समझ में आ गई चीज। ये वो पैराग्राफ है, ये वो पैराग्राफ है जो तुम्हें आंसर नहीं आ रहा तो काम आ सकता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा याद कर लोगे तो तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी, आंसर की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। दूसरा, तुम्हें समझ में आएगा एग्जैक्टली कि क्यों लॉस किस बेसिस पे बनने चाहिए, किन किन बातों का ध्यान में रख के लॉस बनाने चाहिए। समझ में आ गई चीज। तो ऐसा रैंडम कोई क्वेश्चन अगर उन्होंने दे दिया तो तुम इसको लिख सकते हो। समझ में आ गई चीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, 4, और फंडामेंटल राइट्स 3 में। और आर्टिकल्स कौन से कहां तक है फंडामेंटल राइट्स के, 12 से लेके 35 तक। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 36 to 51, जिसमें से क्या उड़ाना है, 40 वाला उड़ाना है हमें, 38, 39, 40 को उड़ा दो, 41, 42, 43, 43A यहां तक पढ़ना है। और फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से पढ़ने, 14, 16, ठीक है।
अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। द गोल्स एंड वैल्यूज टू बी सिक्योर्ड बाय लेबर लेजिस्लेशन, लेबर लेजिस्लेशन क्या होता है, लेबर लॉज, ठीक है, एंड वर्कमैन हैव बीन मेड क्लियर इन पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। द स्टेट शैल सिक्योर ए सोशल ऑर्डर, पहला पॉइंट क्या बोल दिया इन्होंने, सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है, ठीक है, समाज में सब ऑर्डरली तरीके से चलता रहे, ये जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की। वेलफेयर करो लोगों का, और किस लिए है गवर्नमेंट, वेलफेयर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद स्टेट शेल सिक्योर करेगा, क्या सिक्योर करेगा, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सबके पास रोजगार का ऑप्शन होना चाहिए, रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहे वो ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कि सबका कॉमन गुड हो जाए, इसका क्या मतलब है, कॉमन गुड हो जाए मतलब ऐसे मटेरियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रोटी कपड़ा मकान, तीन ही होते हैं मटेरियल रिसोर्सेज। अब मटेरियल तुम्हारे लिए आईफोन होगा या घूमना फिरना होगा, मटेरियल का मतलब वो नहीं होता, मटेरियल ये नहीं कि तुम्हारे लिए मटेरियल, मटेरियल मतलब जीने के लिए जो जरूरी है, जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। वो सरकार को ऐसे बांटना है कि सबका कॉमन गुड हो जाए, ऐसे नहीं अमीरों को बांट दिए सब, उनको क्या जरूरत है, तभी तो राशन कार्ड किसके लिए होता है, गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, अपर क्लास के लिए नहीं होता वो, ठीक है, ताकि सबका कॉमन गुड हो जाए, समझ में आई चीज। फिर है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इसका क्या मतलब, वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे ना हो, इसका क्या मतलब है, हाँ जैसे तुमने ना इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, रिचर आर गेटिंग मोर रिचर और पुअर आर गेटिंग मोर पुअर, ये नहीं होना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए ज्यादा, गैप, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हमने पढ़ लिया, क्या होता है, मैन वुमेन को बराबर पैसे मिलने चाहिए, क्यों नहीं मिलते, क्या नहीं मिलते, तभी तो ये सब बातें पढ़ रहे हैं, मिलते तो बात ही क्या होती, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ और स्ट्रेंथ, चाहे मैन हो वुमेन हो चिल्ड्रन, अब्यूज नहीं करनी, मतलब हेल्थ और स्ट्रेंथ अब्यूज नहीं करनी, इसका क्या मतलब होता है, हेल्थ किसी की कोई कैसे अब्यूज कर सकता है, एक्स्ट्रा वर्क करा के, और चाइल्ड अब्यूज नहीं होना चाहिए वो भी, और हेल्थ का मैं अगर तुम्हें एग्जांपल दूं, तो मान लो किसी को अस्थमा है और उसको धुएं वाली फैक्ट्री में भेज दिया जानबूझ के, तो उसकी हेल्थ अब्यूज करी कि नहीं करी, बताओ, करी, ठीक है। और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कैसे अब्यूज होती है, जैसे जो तुमने बोला एक्स्ट्रा वर्क करा के, या फिर कैपेसिटी, कोई कोई सीनियर सिटीजन है उससे आप पत्थर वगैरह उठा रहे हो, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उससे करवा रहे हो खड़े रह के काम, ये सारी चीजें, तो आप उनकी क्या अब्यूज कर रहे हो, स्ट्रेंथ। देखो बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन है जो कि लेबर की तरह काम करती है प्रेगनेंसी के दौरान, और तुम तो रखो थोड़ी सी अकल, क्या उनको वो वाला काम दो ना जो इजी है, जैसे बैठे बैठे रजिस्टर में एंट्री करना, वो तो वो कर सकती है ना, पत्थर क्यों उठवा रहे उनसे, समझ में ये चीज, तो स्ट्रेंथ को अब्यूज नहीं करना, हेल्थ को अब्यूज नहीं करना, ये बात भी ध्यान में रखनी होती है। फिर और देखो क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, ये पढ़ लिया हमने 43, 43A। जस्ट इन ह्यूमन कंडीशन भी पढ़ लिया क्या हमने, 42, ठीक है। और यूथ और चिल्ड्रन का भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट मोरल एंड मटेरियल अबेंडनमेंट, अबेंडन मतलब इग्नोर करना, छोड़ देना, अरे हमने बूढ़ों का ध्यान रख लिया, प्रेग्नेंट वुमेन का ध्यान रख लिया, सबका ध्यान रख लिया, गरीबों का ध्यान रख लिया, तो जो यूथ है उनको छोड़ दोगे क्या, ये तो जवान है इनको कुछ भी करो, अरे उनका भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, मतलब सबसे ज्यादा कम फोकस किसका है इस पैराग्राफ में, अगर तुमने यूथ भी कौन सा वाला, मेल, तो उनको छोड़ दोगे क्या, मतलब जवान लड़के से कुछ भी करा लो, ऐसा थोड़ी ना होता है, तो उनको भी नहीं छोड़ना है, उनका भी मटेरियल अबेंडन मत करो, उनको इग्नोर नहीं मानना उनको। तो अगर इसको मैं समराइज करूं, सोशल वेलफेयर एंड ऑर्डर पहला, राइट टू लाइवलीहुड दूसरा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये है ही, जस्ट इन ह्यूमन कंडीशन है ही, अब्यूज नहीं करना, हेल्थ और स्ट्रेंथ का अब्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या था, हाँ मटेरियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द कॉमन गुड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, और लास्ट में क्या बोला इन्होंने, यूथ का अबेंडनमेंट भी नहीं करना, तो इसको हम लिख लेते कहीं पे, जो तुम्हें आंसर ना आए उसमें ये डाल देना। अगर कोई जरा सा भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे कि लेबर लॉस क्यों जरूरी है, गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारियां हैं, तो उन सब फालतू क्वेश्चंस में ये सब लिखना है, ठीक है। सबसे पहला तो कोई टॉपिक नहीं है, ऐसे ही दे रखा रैंडमली, ठीक है, तो हम भी लिख लेते हैं रैंडम।
मेंटेन सोशल ऑर्डर। वैसे ये सब आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। हाँ इशिता बोलिए। हाँ वही लिख रही हूँ मैं, आर्टिकल 39 के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, पार्ट 4, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। मेंटेन सोशल ऑर्डर, वेलफेयर ऑफ पीपल। पहली जिम्मेदारी सरकार की, सोशल ऑर्डर बना रहे, सबका भला करना है। सेकंड, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कमा के खाने का अधिकार। ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, पर सरकार की जिम्मेदारी है ये सब करना। थर्ड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वो तो मेन है इसका, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, एक ही जगह पैसा नहीं जाना चाहिए सरकार का, कि अमीरों को ही पैसा दिए जा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड, फॉर कॉमन गुड, फॉर कॉमन गुड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड। हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, अब्यूज नहीं होनी। मटेरियल एंड मॉरल अबेंडनमेंट ऑफ यूथ। बस बहुत है। तो ये कोई बेसिक से थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, लॉ बनाने से पहले क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, या फिर लेबर लॉज क्यों जरूरी है, कुछ भी रैंडम ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सब में सबका आंसर यही है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ का अलग से कोई टॉपिक नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, बट हम इसको यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर हमें ये याद रहा तो हमारी लैंग्वेज बेटर हो जाएगी आगे भी, और इसको कहीं पे भी रैंडमली यूज कर सकते हैं हम लोग आंसर राइटिंग में, जहां में हम अटक जाएं वहां पे। समझ में आ गई चीज, वो याद। अब देखो वापस से इन्होंने तुम्हें एक्टों के नाम दे दिए हैं, एक्ट के नाम पढ़ के क्या होगा जब हम पूरा एक्ट ही पढ़ लेंगे, तो अभी हम नाम पढ़ के भी क्या ही कर लेंगे, कट कर देते हैं इसको। ये बोल रहे हैं कि ईएसआई एक्ट क्यों बनाया गया, चाइल्ड लेबर एक्ट क्यों बनाया गया, तो हम पढ़ ही लेंगे पूरा चाइल्ड लेबर एक्ट, तो हमें ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है। फिर देखो क्या आ रहा है, अब फाइनली हमारा चालू हो रहे हैं चैप्टर्स, अलग अलग फंडामेंटल राइट। अभी तक तो हमने करी थी बेसिक बातें, जिससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। एक दो जो बन रहे थे, जो जबरदस्ती मैंने बनाए कि क्या पता वो बना दे, तो वो हमारा हो चुका है। बाकी ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ये हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स 14 किसका होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। 16 होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब बोले तो गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स।
ठीक है। उसके बाद कौन सा आ रहा है, आर्टिकल 19, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। सारा राइट टू फ्रीडम पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो जेआईजीएल में पढ़ना। यहाँ पे सिर्फ एसोसिएशन बनाने का राइट हमारे लिए रेलेवेंट है, क्योंकि ट्रेड यूनियंस बनाते हैं, मोर्चा निकालते हैं लेबर। ठीक है। राइट टू लाइफ तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। 23 और 24 अलग से, ये दोनों लेबर के लिए ही होता है। इसमें 3 चीजें हमने पढ़ी थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बॉन्डेड लेबर, फोर्स लेबर, और 24 तो है ही हमारा चाइल्ड लेबर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है 38 किसका होता है, वेलफेयर, सबका भला। और सबका भला करोगे तो लड़कियों का नहीं करोगे क्या, लड़कियों का भी करना है, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। 40 को उड़ा दो। ठीक है। 41 में कमाने का राइट तो दो उनको, तभी तो भला होगा, राइट टू वर्क। कमाने का राइट दिया तो अच्छी जगह पे काम करना है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन। अच्छा, अच्छी जगह पे काम कर रहे, सब बढ़िया चल रहा है, तो क्या चाहिए अब हमें, लिविंग वेजेस। लिविंग वेजेस क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान के ऊपर वाली वेजेस। मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेजेस से पूरा होता है, मिनिमम वेजेस से रोटी कपड़ा मकान पूरा होता है। इसके अलावा जो भी होता है वो एजुकेशन, हेल्थ, सोशल नीड्स, इंश्योरेंस, ये सारी बातें किससे आती है, ज्यादा कमाने से, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ाना है। ठीक है, वो है लिविंग वेजेस। समझ में आ गई चीज। 43A क्या है लास्ट में, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब इसको याद करते रहना जिनको नहीं हुआ, बाकी हमने 2-3 बार इसको याद कर लिया है, होना भी चाहिए याद, बाकी रिवाइज करोगे तभी याद होएगा ये। अब फालतू सा पैराग्राफ दे रखा है कि देखो हमारी है ना, हमारी हम कौन है, सिटीजन्स, तो हमारी कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिटीजन्स की क्या होती है, सिटीजन्स की क्या होती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि तुम लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल। तो स्टेट मतलब गवर्नमेंट की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से समझो। कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बातें करता है वो किसको माननी होती है, गवर्नमेंट को, सरकार को। ठीक है, और उसके बेसिस पे वो लॉज बनाएगा, उसके बेसिस पे वो सारे काम करेगा। समझ में आ गई चीज। जैसे क्या मोदी जी आके टीवी पे आके तुम्हें ये बोल सकते हैं कि आज के बाद तुम बाहर कभी बोलोगे नहीं, सब चुप रहेंगे बाहर, ऐसे बोल सकते हैं क्या मोदी जी, अलाउड ही नहीं उनको। क्यों नहीं अलाउड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू स्पीक देता है। अच्छा, तुम कहीं पे भी ऐसे डांस कर सकते हो क्या, सड़क पे खड़े होके, कर ही रहे हैं लोग, कर क्या नहीं सकते, कर ही रहे हैं। समझ में आ गई चीज। तो क्या कहीं पे भी तुम डांस वांस कर सकते हो क्या, अच्छा किसी को चिल्ला सकते हो क्या सड़क पे ऐसे, क्या कर रहा है, ऐसे बोल सकते हो, ओ इधर आ, ऐसे बोल सकते हो क्या, अरे बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब राइट हमें किसने दे रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो तुमने नॉर्थ कोरिया का नाम सुना है, वहां क्या है, वहां कोई राइट नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप है। पता है वहां पे क्या सिस्टम है, 4 तरह की जीन्स पहन सकते हो तुमसे, वहां पे 5वीं जीन्स पहन ली तो अलाउड नहीं है, जेल हो जाएगी, जेल। और 4 तरह के हेयर कट है वहां पे, अगर लड़कों ने चौथे के बाद 5वां हेयर कट करवा लिया अपनी मर्जी से तो भी जेल है। और जेल कैसे, 7 पीढ़ियों तक जेल है। मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें, काफी खतरनाक चीज है वहां पे। और वहां पे पता है कैसे रूल है कि मान लो अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थक्वेक, एक तो पहली बात तो वहां का जो प्रेसिडेंट है उसकी फोटो लगी हुई होनी चाहिए सबके घर पे। बताओ, पूजा होती है उसकी, पूजा सबके घरों पे क्या होनी चाहिए, उसकी फोटो होनी चाहिए, किसकी, प्रेसिडेंट की। और पता है वहां पे रिटर्न लॉ है, ये मैं नहीं बना रही, सब रिटर्न लॉ है, फोटो नहीं जलनी चाहिए। जैसे अर्थक्वेक आ रहा है तो उस वहां पे लिखा हुआ है कि अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो तुम अपने बच्चों को बाद में बचाओगे, पहले वो फोटो नहीं गिरनी चाहिए नीचे, अगर फोटो टूटी तो तुम टूटोगे। समझ में आ गई चीज। ये सारे उल्टे पुल्टे लॉज है, और भी बहुत खतरनाक लॉज है। स्विट्जरलैंड में 10 बजे के बाद फ्लश नहीं चला सकते, बैठे रहो, फ्लश चलाया और किसी को आवाज आ गई तो तुम पे केस हो सकता है इस बात के लिए, फ्लश चलाने के लिए केस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। तो इतने खतरनाक लॉज बने हुए दुनिया में। नॉर्थ कोरिया तो जेल है, उनको लग रहा है उनको पता नहीं है, पर है जेल ही वो। वहां पे कुछ नहीं है, इंस्टा फेसबुक कुछ नहीं चलता वहां पे, उन्होंने अपना खुद का ही कुछ बना रखा, उसी में खुश होते रहते वो, उनको पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। अब हमें पता है ना अमेरिका में क्या हो रहा है, हमें पता है ना, हमें सारी न्यूज मिलती है ना। और इंस्टाग्राम पे तुम क्या अमेरिकन से कनेक्ट नहीं हो सकते, चाइना वालों से नहीं हो सकते, सबसे कनेक्ट हो सकते हैं हम लोग। वो लोग सिर्फ अपनी कंट्री वालों में ही रह सकते हैं, बाहर वालों से उनका कोई नेटवर्किंग नहीं, कोई भी नहीं है। जेल में है वो, उनको खुद को नहीं पता वो जेल में है। समझ रहे हो तो मैं क्या बोल रही हूँ। और वहां पे इतनी स्ट्रिक्ट सजा है कि क्या करे। तो तुम मुझे बताओ क्या बेसिक ह्यूमन राइट्स है क्या उनके पास, ना बोल सकते ना चल सकते। मोदी जी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं क्या हम लोग, बोलते ही हैं। तो कितने सारे कॉमेडियंस हैं मोदी जी का मजाक उड़ाते हैं, अभी मैं उड़ा दूं मुझे सजा ना हो। रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन हम क्या उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी है।
हम नहीं बनाए उनको प्राइम मिनिस्टर, वो खुद थोड़ी ना बने, समझ रहे हो? और हम चाहेंगे तो नहीं बनेंगे। तो हमारे पास ज्यादा पावर नहीं है क्या? बहुत ज्यादा पावर है, समझ रहे हो? तो कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जितनी भी सरकार बनी हुई है, जितने भी पावरफुल लीडर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड नहीं जा सकते वो लोग, ठीक है? तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। देखो तुम्हें तो वैसे भी खुश होना चाहिए कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी तुम इधर उधर होते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है? बांग्लादेश की तो हालत तुम्हें पता ही है, तुम्हें पाकिस्तान की भी हालत पता ही है, और नीचे चल जाते तो तुम्हें श्रीलंका का भी पता ही है, थोड़ा ऊपर भी होते तो भी कुछ ज्यादा खास सिचुएशन है नहीं वहां पे। तो देखो एग्जैक्टली हम पैदा हुए, इधर उधर होते तो हो जाता काम, समझ में आ रही है चीज? तो ये सारी चीजें पावर कहाँ से मिले? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमारी भी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो कॉन्स्टिट्यूशन ने तुम्हें बोला है कि तुम आराम से नाचो कूदो जो करना करो, तो क्या नेशनल एंथम में डांस करने लग जाओगे क्या? ज्यादा नहीं हो रहा अब, ठीक है? एक्चुअल में एक वीडियो वायरल हुई थी, 2 लड़कियां थी, वो नेशनल एंथम में डांस कर रही थी, उनको प्रॉपर पनिशमेंट हुई है ना, उनको वार्निंग दी, है ना, और थोड़ा बहुत फाइन वगैरह उनसे लिया और बोला आगे से नहीं होना चाहिए सब, ठीक है? क्योंकि वो अलाउड नहीं है, डांस करो अलाउड है, नेशनल एंथम पे डांस करो, हद हो गया, ठीक है? ये नेशनल फ्लैग की बेइज्जती कर दी, या फिर कोई भी हमारे नोबल लीडर्स है भगत सिंह वगैरह, उनकी इंसल्ट करो, ये सब अलाउड नहीं है। ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ में आया? तो सिटीजन्स की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मॉरल। तुम खुद बनो संस्कारी, क्या कर रहे हो? और गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें तो बनना ही पड़ेगा संस्कारी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है वो करना ही पड़ेगा सरकार को, समझ में आई चीज? अब इस पैराग्राफ का कोई मतलब है नहीं, एग्जाम में आएगा नहीं, बट दिया है इसलिए हमने पढ़ लिया, ठीक है? अब है इंडस्ट्रियल लॉ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस ओरिएंटेड होते हैं। अगेन कमेंट क्वेश्चन आएगा, इतनी थ्योरी नहीं पढ़ सकते हम, पॉसिबल ही नहीं है कि ये मैं बोलूं कि तुम ये पैराग्राफ कल रट के आना, कल तो सुना दोगे, परसों वापस भूल जाओगे, तो पढ़ना ही क्यों है फिर? स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क। अगेन इस पे एक कमेंट क्वेश्चन बन सकता है 5 मार्क्स का, कि इंडस्ट्रियल लॉज सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस ओरिएंटेड होते हैं। कमेंट, पहले इस सेंटेंस का मतलब क्या है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, क्या? सोसाइटी के लिए भी और इकोनॉमिक भी। तुम्हें इंडस्ट्रियल लॉज की क्या, सारे लॉज ही ऐसे होने चाहिए कि वही समाज का भला भी हो और हम आगे भी बढ़े, ग्रोथ भी हो, सही बात है ना? तो जैसे इंडस्ट्रियल लॉज की क्या पॉलिसी रहती है कि हमें लेबर का भला भी करना है लेकिन ज्यादा भी भला नहीं कर देना है। तो मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल एक सेक्शन है, एक प्रोविजन है फैक्ट्रीज एक्ट का, कि एक हफ्ते में, एक वीक में आप 48 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करा सकते लेबर से, मैक्सिमम 48 आवर्स ही काम करा सकते हो पूरे हफ्ते में, ठीक है? तो ये हमने किसका सोच के बनाया? सोशल हमारा ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करना, उनके पास पर्सनल टाइम भी होना चाहिए, वो अपने बीवी बच्चों से मिल पाए, थोड़ा बहुत घूमने फिरने जा पाए। काम करेगा इंसान पागल नहीं हो जाएगा क्या? ठीक है, वैसे भी इंडिया में ज्यादा काम करते हैं लोग, वर्कलोड ज्यादा है इंडिया में। बाहर की कंट्रीज में, जापान में तो तुम सोना अलाउड है वहां पे, काम पे, वहां पे अगर तुम सो रहे हो तो ये अच्छी बात मानी जाती है काम के बीच में, कि भाई इसने जरूर बहुत मेहनत करी इसलिए ये सो रहा है। हम सो जाएं अभी? तुम सो के दिखाओ क्लास में, तो मैं ये थोड़ी ना बोलूंगी कि देखो कितना पढ़ाई करी है इसने कल रात को, अभी सो रही है, सीखो कुछ इससे, ऐसे बोलूंगी कि उसको डांटूंगी, मैं डांटूंगी ना? तो इंडिया का थोड़ा सा अलग है सिस्टम। तो यहाँ पे दे रखा है कि 48 आवर्स ही काम करा सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा है, तो मैक्सिमम आप 48 आवर्स काम कराओगे, लेबर से ज्यादा नहीं कराओगे, ठीक है? ये किसको सोच के बनाया गया? सोशल सोसाइटी को सोच के बनाया गया है। लेकिन क्या हम 2 आवर्स कर देंगे इसको? हफ्ते में 2 घंटे काम करना है बस। तो फिर इकोनॉमिक का क्या होगा? काम करेंगे नहीं तो जीडीपी कैसे अच्छी होगी हमारी? जीडीपी ग्रोथ कैसे होगी हमारे इंडिया में? इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी हमारी? इकोनॉमी सुपीरियर कैसे बनेगी? हम सुपर पावर कैसे बनेंगे यूएसए की तरह, अमेरिका की तरह? समझ में ये चीज? तो एक बैलेंस होना चाहिए, सोसाइटी का भी भला करना है लेकिन इतना भी भला नहीं कर देना है कि इकोनॉमी नुकसान हो जाए, इकोनॉमी में इतना ज्यादा नहीं घुस जाना है कि सोसाइटी का नुकसान हो जाए। समझ में आ गई चीज? जैसे अब हमने इनको बोल दिया कि तुम 70 to 80 आवर्स काम करो हफ्ते में, ये ज्यादा हो गया। अब तुमने इकोनॉमिक कॉन्सेंट्स तो देख लिए लेकिन सोसाइटी का सोचा ही नहीं तुमने, वो इतना काम कैसे करेंगे बेचारे? समझ में आ गई चीज? तो इंडस्ट्रियल लॉज हमेशा सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस ओरिएंटेड होने चाहिए, ठीक है? इसको अपने मन से ही लिखना है, इसको बहुत बार रीड आउट करेंगे हम लोग, तो जितने तुम्हें लाइंस याद हो पा रही है, वर्ड्स अगर याद कर पा रहे हो तो कर लो, बाकी अपने मन से ही लिखना है, क्योंकि हम याद नहीं कर सकते इतनी थ्योरी, तो हम अनरियलिस्टिक गोल्स क्यों सेट करें? और कौन सा यही क्वेश्चन आ रहा है, बहुत कम चांसेस है कि ये आए। समझ में ये चीज? आएगा तो भी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, कमेंट क्वेश्चन आएगा, घुमा के नहीं पूछेंगे,
समझ में आ गई चीज? इतने सारे एक्ट्स है तुम्हारे सिलेबस में, ये सब क्यों पूछेंगे? समझ में आ गई चीज? फिर भी हम तैयारी तो सारी करते हैं, तो ये भी करेंगी। देखो क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस सो इनेट एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द इंडस्ट्रियल लॉज। सबसे ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक की बातें कहाँ पे है? इंडस्ट्रियल लॉज में ही है, जो हमें पढ़नी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस। लैंग्वेज देखो तुम इनकी, जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? नहीं पता? हाँ, ऑफ, हाँ लॉ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, स्टडी ऑफ लॉ। और तुम्हारे सब्जेक्ट का नाम है, क्या कर रहे हो? जीआईजीएल का जे, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। जूरिस्प्रूडेंस का जूरिस मतलब होता है लॉ, प्रूडेंस होता है नॉलेज, नॉलेज ऑफ लॉ। तो इंडस्ट्रियल लॉ की नॉलेज हमें ये बोलती है क्या? कि सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी रहनी चाहिए, और जितनी भी डिस्पैरिटीज, अनइक्वालिटीज होनी है वो कम होनी चाहिए। इसको तुम अपने मन से नहीं लिख सकते, क्या क्या लिखोगे? कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर का प्रीएम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस, ये हमें चिल्ला चिल्ला के बोलता है क्या? कि सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए और अनइक्वालिटी कम होनी चाहिए। इनइक्वालिटी कम करो, इक्वालिटी बढ़ाओ। समझ में आ गई चीज? फिर इन्होंने बोला है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, ये सिर्फ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ लॉ से रिलेटेड नहीं है, सब जगह यही कॉन्सेप्ट है। खाली इंडस्ट्रियल लॉ में थोड़ी ना फॉलो करनी है चीज, सारे लॉज में फॉलो करनी है, सारे लॉज में। समझ में आ गई चीज? बस ये सब है। अब देखो क्या है, बट सबसे ज्यादा कॉन्स्पिशियस, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंस, कॉन्स्पिशियस मतलब अच्छे से किस में दे रखी है? इंडस्ट्रियल लॉज के अंदर, ठीक है। फिर देखो, कॉम्प्रहेंसिव इट इज फाउंडेड ऑन द बेसिक आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी एंड असिस्ट इन रिमूवल ऑफ सोशल डिस्पैरिटी। ऊपर वाली बात को रिपीट कर दी वापिस से अगेन। Competing claims especially between employers and workers by finding just, fair and equitable solution to the human relation problem. Peace, harmony and collection of the highest order prevails among them. May growth and progress of nations. फालतू बातें इन्होंने बोल रखी है, उनके आपस में पीस हार्मनी बना रहेगा तो ज्यादा ग्रोथ होगी इंडिया की। अब इसको अपने मन से चिपकाने वाली बातें हैं ये, ज्यादा इसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया ये बोलना क्या चाहता था? हेडिंग समझ में आनी चाहिए, ये हेडिंग ही नहीं आएगी तो आंसर कैसे करोगे? अपने मन से लिखने के लिए भी तो समझ में आना चाहिए ना, है ना? नकल में अकल चाहिए, ठीक है। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन, ध्यान से सुनना। अगर आप लॉ बना रहे हो अभी, तो आपको सिर्फ फंडामेंटल राइट्स मानने हैं कि दोनों का मिक्सचर करना है? फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। एक एग्जांपल देते ध्यान से सुनना। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? राइट टू इक्वालिटी, है कि नहीं? हाँ। और एक है आर्टिकल अपना 39, वो बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जब पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, जब सरकार लॉ बनाएगी, तो क्या क्या चीजें देखेगी? ध्यान से, ध्यान से सुनना। एक एक्ट बना हुआ है तुम्हारे सिलेबस में भी है, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट। इक्वल रेमुनरेशन एक्ट किसके बारे में? ये लड़का लड़की को बराबर पैसे मिलने चाहिए, बात खत्म। किसके बेसिस पे बनाई है? दोनों आर्टिकल्स की वजह से। राइट टू इक्वालिटी क्या बोलता है? जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बात खत्म। लड़का लड़की में फर्क नहीं होना चाहिए। दूसरा 39 आर्टिकल क्या बोलता है? दोनों को बराबर पैसे दो। तो इन दोनों को कंबाइन करके लॉ बनाया है, एक्ट बनाया है, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट। ऐसे ही सारे एक्ट बनने चाहिए। कि सिर्फ फंडामेंटल राइट भी नहीं मानना, वो तो तुम्हारी जबरदस्ती है, वो तो मानना ही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी मानने हैं। समझ में आ गई चीज? इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। तुम्हें पार्ट 4 अकेले नहीं पढ़ना, वो किसके साथ कंसिस्टेंट होने चाहिए? फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 के साथ मिल मुला के पढ़ना है, ठीक है। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है, इसको एक बार हम क्या करेंगे? रीड आउट करेंगे, रीड ओनली। इसमें कुछ चीजें दे रखी है कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को ना दें तो उनकी लाइफ जो है ना वो स्टिफल्ड हो जाएगी, एनहिलिएटेड हो जाएगी, सफोकेट हो जाएगी आम भाषा में। तो सफोकेशन में ये नॉर्थ कोरिया वाले, तुम्हें क्या लग रहा है वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को? वो डांस वांस कर सकते हैं कैसे हमारी जैसे? कहीं पे कुछ भी बोल सकते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं कर सकते बेचारे वो। और उनको तारीफ और करनी पड़ती है अपने प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट से वो खुश है नहीं बिल्कुल ही। समझ में आई चीज? तो क्या वो सफोकेशन में है क्या? बिल्कुल। तुमसे ले लेती हूँ मैं सारे फंडामेंटल राइट्स तुम्हारे, तो तुम भी सफोकेट ही होगे। तुम अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकते इंडिया के अंदर। तुम एक ही तरह के कपड़े पहनोगे, एक ही तरह के हेयर कट कराओगे, और दिन भर मोदी जी मोदी जी मोदी जी करना पड़ेगा तुम्हें, तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? वही सेम बातें लिखी हुई हैं। समझ में आ गई चीज? तो एक बार रीड आउट कर देना। अब आ रहा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगेन जेआईजीएल के टॉपिक चल रहे हैं सारे, बट हमें यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जेआईजीएल में कौन सा तुमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया? वो पढ़ लेते तो मैं ये कट करवा देती पूरे, बट अभी हमने नहीं पढ़ा ना, तो कट कैसे करवा दूँ?
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तुमने ही मुझे बताया था रिट क्या होती है, और मैंने तुम्हें फिर सारी रिट समझाई भी थी, ठीक है। मैंडामस, सर्शियोरेरी, प्रोहिबिशियो। रिट बेसिक मतलब क्या होता है रिट का, कि हमारा फंडामेंटल राइट हो गया खराब, अब हम डायरेक्टली जा रहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और उनको बोल रहे हमारा फंडामेंटल राइट खराब कर दिया गवर्नमेंट ने, तो वो गवर्नमेंट को डांट लगा रहे हैं, तो डांट लगाने के लिए वो क्या करेगा, रिट इश्यू करेगा, रिट। समझ में आ गई चीज। हम लोग क्या लगा रहे हैं, रिट पिटीशन, कि हमारे साथ गलत हो गया है, सुप्रीम कोर्ट डांट लगा रहा है कि गलत क्यों किया, उसको बोलते हैं रिट। समझ में आ गई चीज। अब इसके आर्टिकल्स तुम्हें याद करने के बिल्कुल याद होने चाहिए, याद कर लेते हैं। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 तो खुद ही फंडामेंटल राइट है अपने आप में ही, कि अगर बाकी फंडामेंटल राइट तुम्हारा कोई खराब करता है तो तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच सकते हो, ये खुद भी एक फंडामेंटल राइट ही है, ठीक है। राइट किसका है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, रेमेडी। कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो तुम जा सकते हो रिट लेके, रिट बाय सुप्रीम कोर्ट, रिट बाय सुप्रीम कोर्ट। और ये किसका है, रिट बाय हाई कोर्ट, हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है, हाई कोर्ट। अब इसमें बच्चे करते उल्टा पुल्टा। 32 आर्टिकल किसका है, सुप्रीम कोर्ट का है, और 226 किसका है, हाई कोर्ट का है। दोनों रिट इशू का पावर बताते हैं, ठीक है। तो देखो बड़ा कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, तो उसको छोटा आर्टिकल दिया, और छोटा कोर्ट कौन सा है, हाई कोर्ट, तो उसको बड़ा आर्टिकल दिया। समझ में आ गई चीज। उसको बुरा लगता ना, नहीं तो कि एक तो वो कोर्ट छोटा है, ऊपर से आर्टिकल भी छोटा दे दिया, तो उसको बुरा लगता अंदर से, इसलिए उसको क्या बड़ा आर्टिकल दे दिया हमने। समझ में आ गया। अब इधर उधर मत कर देना इसको। बच्चे क्या करते, हाई कोर्ट में 32 लिख देते हैं, तो मैंने तुम्हें पहले बताया ना, सेक्शन और आर्टिकल गलत नहीं लिखना, आंसर कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो सबसे पहली रेमेडी हमारे पास ये दोनों है, आर्टिकल 32 और 226 के अंदर हम लोग रिट मांगने जा सकते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से। समझ में आ गई ये चीज। रिट क्या होता है, डांट, डांट लगाना। समझ में आ गई चीज। तो हमारे साथ सरकार गलत करेगी तो किसको शिकायत करना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। समझ में आ गई चीज। छोटे मोटे लोग तो है नहीं है। एक होती है स्पेशल लीव, ये क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अपने पास कोई मामला मंगवा सकता है, ये भी एक रेमेडी हमारे पास। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है और वो फंडामेंटल राइट खराब हो रहा है तुम्हारा इंडिया के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा केस खुद मंगवा सकता है अपने पास बिना जाए, अगर उसको बहुत ही बड़ा इशू नजर आता है तो। उसको बोलते हैं सुप्रीम स्पेशल लीव। तो क्या ये भी हमारे पास एक पावर है, रेमेडी है क्या, बिल्कुल है, रेमेडी है हमारे लिए, ठीक है। रेमेडी मतलब क्या होता है, हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है उसका सॉल्यूशन। समझ में आ गई चीज। तो ये भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके अलावा देखो अलग अलग पावर दे रखी है। सबसे पहले इन्होंने रिट जुरिस्डिक्शन ही बता रखा है आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, और हाई कोर्ट का भी दे रखा है। फिर इन्होंने स्पेशल लीव की बात कर रखी है, यहाँ पे स्पेशल लीव रिट था, स्पेशल लीव की बात कर रखी है, जो कि कहाँ दे रखी है हमें, आर्टिकल 136 में। ये आर्टिकल याद नहीं करना तो मत करना, कोई बात नहीं। 32 और 226 याद होना चाहिए, बाकी के कोई आर्टिकल मत याद करो, कोई काम के नहीं। समझ में आ गई चीज। फिर है हाई कोर्ट्स की बात करते हैं। हाई कोर्ट्स के पास दो पावर है, क्या, 226 के अंदर तो रिट अभी पढ़ा था हमने, है ना, और 227 के अंदर सुप्रिटेंडेंस। तो मुझे एक बात बताओ, इंडिया में इतने सारे छोटे मोटे कोर्ट चलते हैं, इंडिया में इतने सारे मैजिस्ट्रेट्स हैं, इंडिया में इतने सारे ट्रिब्यूनल है, उन सब का बाप कौन, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट का बाप तो वो कौन है, दादाजी। पापा का पापा, दादाजी कौन है, सुप्रीम कोर्ट। समझ में आई चीज। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका करता धरता कौन है, हाई कोर्ट है। समझ में आई चीज। तो सुप्रिटेंडेंस का इसके पास बहुत पावर है, ये किसी को भी डांट लगा सकता है, ट्रिब्यूनल को, छोटे मोटे कोर्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह को। समझ में आ गई चीज। तो वो है। उसके अलावा अगर तुम हाई कोर्ट से ही दुखी हो गए, इससे ही तुम अग्रीव्ड हो गए, अग्रीव्ड मतलब तुम्हें बुरा लगा, हाई कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया उससे तुम्हें बुरा लगा, तो किसके पास अपील करोगे, तो अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अभी जो नीचे आर्टिकल्स दे रखे मत याद करो। आर्टिकल 132 होता है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो, और बाकियों के लिए सिविल मैटर में 133 होता है, मत याद करो इतना। चलो बताओ क्या क्या बातें थी रेमेडीज में। सबसे पहले रिट, रिट दे सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, 32 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट। तो रिट की हमारे पास पावर है, ठीक है। दूसरा स्पेशल लीव, वो सुप्रीम कोर्ट ही मंगवा सकता है, डायरेक्ट केस अपने पास, वो सेकंड रेमेडी हो गई। तीसरी रेमेडी है कि हाई कोर्ट बैठा है ऊपर, छोटे मोटे कोर्ट्स का सुपरिटेंडेंस कौन कर रहा है, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से भी दुखी हो गए तो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील लेके जा सकते हैं। इतनी रेमेडीज है फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग हमारे पास। और हम कौन है, सिटीजन तो है, सिटीजन में भी कौन है हम, मजदूर। अरे मैंने तुम्हें बोला था ना आज से हम क्या है,
मजदूर, लेबर है हम लोग, लेबर। ठीक है, अब देखो क्या है। अब आ रहा है तुम्हारा मेन क्वेश्चन। इसको पढ़ने से पहले तुम्हें दो टर्मिनोलॉजी, दो नहीं तीन टर्मिनोलॉजी अच्छे से याद होनी चाहिए। एक तो खुद रिट है जो हम पढ़ चुके हैं, पर इसको लिख लो। रिट क्या होता है? रिट इज अ लीगल ऑर्डर। पहले बता देती हूँ, एग्जाम में नहीं पूछेंगे व्हाट इज रिट, बट हमें पता तो होनी चाहिए ना। लीगल ऑर्डर, लीगल ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लीगल ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा? 30। हाई कोर्ट का कौन सा? आर्टिकल 2। ऑन पब्लिक अथॉरिटी, लीगल ऑर्डर ऑन पब्लिक अथॉरिटी। ये एरा गैरे पे नहीं देते ऑर्डर, ऑन पब्लिक अथॉरिटी टू डू और रिफ्रेन या प्रिवेंट लिख लो, प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग। सरल भाषा में रिट का मतलब, इसको कहीं लिखना नहीं है एग्जाम में, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये एक ऐसा लीगल ऑर्डर होता है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दे सकता है। किस पे देता है ये ऑर्डर? पब्लिक अथॉरिटी पे, कोई सरकारी आदमी के ऊपर दिया जाता है ये, कि कुछ काम करो या कुछ गलत कर रहा है तो उसको रोकना। या तो कुछ करने के लिए बोलता है ये कि करो तुम्हारी जिम्मेदारी है, या फिर कुछ गलत कर रहा है तो रोकना उसको कि तुम ये नहीं कर सकते, वो होता है रिट। समझ में आ गई चीज? एक और है जो हमें टर्मिनोलॉजी समझनी। लिख लिया क्या सबने? लाइव वालों ने लिख लिया? देखो मेरी स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज है लिखने की, तो तुम थोड़ा सा ट्राई करो, और जिसका नहीं हो पाता बोल दिया करो अलग से कि मैम हमारा नहीं हुआ, एक बार रुको। समझ में आ गई चीज? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फास्ट लिखती हूँ, तो थोड़ा सा तुम भी स्पीड बढ़ाओ अपनी। फिर अगर रह जाते हो तो बोल दिया करो कि मैम हमारा रह गया है, ठीक है। रिट के बाद हमारा जो टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है वो लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी ऑब्वियसली इंग्लिश हिंदी नहीं है, लैटिन है, लैटिन। तुम्हारे एक चैप्टर होगा ना लीगल एप्टीट्यूड में, सीएसईटी में पढ़ा होगा, जिसमें अलग अलग मंत्र थे, इजुस डेम जेनरेस, और भी बहुत कुछ थे, विस मेजर, है ना, फोर्स मेजोर। ये जो 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 भी तुम मंत्र पढ़ के आए हो, ठीक है, यहाँ पे भी आएंगे वो, कुछ 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 आएंगे। जयजिल में अगेन वो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कम है, ऐसा कुछ नहीं है, इक्के दुक्के आएंगे, वो याद कर लो और क्या है। लोकस स्टैंडी मतलब क्या होता है? लोकस मतलब लोग, क्या होता है? हाँ, राइट टू बी हर्ड भी बोल सकते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोकस मतलब होता है लोग, लोग, लोकस अपन, ठीक है। स्टैंडी मतलब स्टैंड लेना, तो मुश्किल नहीं है ना इसको याद करना। अपने लिए स्टैंड लेना, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ तो तुमने स्टैंड लिया, उसको बोलते हैं लोकस स्टैंडी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले के टाइम पे क्या होता था, जिसके साथ गलत हुआ है ना, सिर्फ वही केस फाइल कर सकता था, उसके बिहाफ पे कोई और नहीं कर सकता था। ये एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था पहले लॉ के अंदर जो चलता था। तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुम ही केस फाइल करोगे। मान लो किसी लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो सिर्फ वही केस फाइल कर सकती थी। ये क्या बात हुई? वो नहीं जाना चाहती तो कोई भी उसके बिहाफ पे केस कर सकता है ना। अब तो मॉडर्न लोकस स्टैंडी आ गया है कि कोई भी किसी के लिए भी केस फाइल कर सकता है। जैसे निर्भया वाला केस था, उसमें पीआईएल गई थी, क्या गई थी? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल। क्योंकि देखो निर्भया वाले केस से उसके मम्मी पापा को और उसको फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ सबको पड़ा है इससे फर्क, पूरे इंडिया को फर्क पड़ा है। तुम्हें पता है दिल्ली, दिल्ली का टूरिज्म खत्म हो गया था ऑलमोस्ट निर्भया के केस के बाद, कि ऐसी सिटी में कौन आएगा, मॉन्यूमेंट्स देखने क्यों आए हम वहां पे। तो टूरिज्म खराब हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे केस से सिर्फ लड़की को फर्क पड़ता है क्या? पूरे इंडिया को, देश को फर्क पड़ता है। इकोनॉमी कम हो जाती है, सेफ फील नहीं करते बाहर के लोग इंडिया में आने के लिए, कि यहाँ पे तो लड़कियां सेफ तो है ही नहीं। तो जो फॉरेन टूरिस्ट वगैरह होंगे वो इंडिया में आने ही नहीं चाहते, वो बोलते हैं इंडिया तो अनसेफ जगह है, हम तो नहीं आएंगे, और दिल्ली तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, ऐसे बोलते हैं वो। तो किसका नाम खराब हो रहा है पूरे वर्ल्ड में? हमारा, इंडिया वालों की हो रही बेइज्जती। समझ में ये चीज? तो ये सिर्फ उसका या उसके मम्मी पापा का इशू नहीं है, किसका है? पूरे इंडिया का इशू है। तो इसके लिए क्या लगती है? पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि ये केस किसके लिए सॉल्व होना चाहिए?
पब्लिक के लिए, ये पूरे जनता का केस है। तो उस निर्भया जो लड़की है उसके लिए कोई भी केस कर सकता था क्या? हाँ, तुम चाहो तुम कर दो, मैं चाहूं मैं कर दूं, सबके बिहाफ पे केस हुआ था उसके ऊपर, जो भी कल्प्रिट वगैरह थे उन पे। समझ में आई चीज? तो ऐसा कॉन्सेप्ट अब चलने लग गया है। तो इसलिए लोकस स्टैंडी का कॉन्सेप्ट काफी चेंज हुआ है। अब कोई भी किसी के लिए भी केस फाइल कर सकता है कि जिसके साथ विक्टिम जो है उसके साथ अगर कुछ गलत हुआ है ना, और वो खुद केस फाइल नहीं कर पा रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है। चलो ये तो मैंने सेक्सुअल हरासमेंट का एग्जांपल दिया, और भी कुछ हो सकता है। जैसे गरीब है कोई आदमी, तो कोई गरीब है तो वो कैसे केस फाइल करेगा? उसके पास पैसे ही नहीं है केस फाइल करने के लिए, या फिर वकील की सर्विसेज लेने के लिए, वकील को हायर करने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है, तो कैसे जाएगा केस करने वो? तो क्या उसके बिहाफ पे कोई और केस कर सकता है क्या? कर सकता है। दूसरी बात, एक सरकारी वकील का कॉन्सेप्ट होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो सरकार को देना पड़ेगा उसको वकील। वो गरीब है, उसके पास नहीं है ना पैसे, तो किसकी जिम्मेदार? जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान तो होते ही है, पर सरकार भी होती है। समझ में आई चीज? तो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होती है? सरकार। तो सरकार देगी फिर वकील, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो। समझ में आ गई चीज? तो इतने सारे कॉन्सेप्ट किससे है? मॉडर्न लोकस स्टैंडी से। तो ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई? लोकस स्टैंडी मतलब खुद के लिए स्टैंड लेना। पर मैं खुद के लिए खुद स्टैंड नहीं ले पा रही तो कोई और ले सकता है मेरे लिए। क्या बात हो गई? समझ में आ गई चीज? इसको लिखो, ट्रेडिशनल लोकस स्टैंडी, ट्रेडिशनल लोकस स्टैंडी, और एक है मॉडर्न लोकस स्टैंडी, मॉडर्न लोकस स्टैंडी। ट्रेडिशनल लोकस स्टैंडी, मॉडर्न लोकस स्टैंडी, दोनों में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल वाला क्या बोलता था? ओनली दोज who have suffered can take action, जिसके साथ गलत हुआ है वही एक्शन ले सकता है, ये बोलता था पहले ट्रेडिशनल। अब एनी मेंबर ऑफ पब्लिक कैन टेक एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ अदर, ऑन बिहाफ ऑफ अदर। कोई भी मेंबर जनता का उठकर किसी के लिए भी केस कर सकता है फाइल। कंपनी लॉ में भी पढ़ोगे क्लास एक्शन सूट, नहीं अब तो हटा दिया उन्होंने, आईसीएसआई ने हटा ही दिया। बट एक कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ मेंबर्स मिलके केस फाइल कर सकते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है कंपनी में, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है ना। किसी कुछ लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही तो सारे लोग मिलके केस फाइल करते हैं कि इतने लोगों की तो सुननी पड़ेगी। मतलब मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं खुद जाऊंगी, या फिर मैं खुद नहीं जा पा रही, मुझे डर लग रहा है उन लोगों से, या मेरे पास पैसे नहीं है जाने के लिए, लेकिन अगर मैं एक ग्रुप बना लूं और फिर हम केस फाइल करें तो सुनना ही पड़ेगा ना। समझ में आ गई चीज? ज्यादा लोग ज्यादा बातें बोलते हैं तो सुनना ही पड़ता है। एक इंसान कुछ बोलेगा तो उसको तो इग्नोर मार देंगे। समझ में आ गई चीज? वही वाली बात है। तुम देख लो, अगर कोई एक बच्चा बोले कि हमें बहुत तेज से ठंड लग रही, एसी बंद कर दो, कौन सुनेगा उसकी बात? कोई नहीं। उसको बोलेंगे तो घर से स्वेटर लेके आएगा या कुछ ओढ़ लिया। अगर हम क्या करें, हम सबको तो गर्मी लग रही है, ठीक है, पर मेजोरिटी बोल दे तो कि एसी बंद करो हमें ठंड लग रही है, तो फिर करनी पड़ेगी ना बंद। वही वाली बात है। तो अगर ग्रुप ऑफ पीपल कुछ चीज बोलती है तो सरकार को सुनना पड़ता है। समझ में आ गई चीज? तो वो कॉन्सेप्ट है हमारा मॉडर्न लोकस स्टैंडी का। क्लियर हो गया? एक और टर्म है जो कि तुम्हें आनी चाहिए, आर्बिट्रेरी। क्या होता है ये आर्बिट्रेरी? क्या मतलब होता है इसका? ARBITRARY, आर्बिट्रेरी। नहीं नहीं, कह सकते हैं लेकिन गलत डिसीजन मैं बोलूंगी। देखो, आर्बिट्रेशन तो सुना होगा तुमने, नहीं सुना? आर्बिट्रेशन क्या होता है? नहीं सुना? सुनोगे तो तुम्हारे एक्ट है पूरा, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, वो तुम वहां पे पढ़ोगे। वो नहीं है ये। आर्बिट्रेरी मतलब होता है फालतू। लिखो फालतू, फालतू ही लिखो। तो खुद की चॉइसेस पे बोल सकते हैं इशिता वैसे तो, बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा कि कुछ भी रैंडम चीज बोल दी, ना कुछ सोचा ना समझा। समझ में आई चीज? जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे क्वेश्चन पता है कैसे आएंगे, मैं बताती हूँ। तुम्हें देंगे केस, मिस्टर ए है ना,
उन्होंने अभी अभी एक रिट पिटीशन फाइल करी है, उन्होंने एक एप्लीकेशन लिख देते, एप्लीकेशन फाइल करी है कोर्ट के अंदर, एप्लीकेशन कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करी है, उनके साथ कुछ गलत चीजें हुई है ना, और उनको क्या चाहिए, रेमेडी चाहिए, ठीक है। फिर कोर्ट ने कुछ फैसला सुनाया, है ना, और कोर्ट का फैसला दे रखा होगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है तुम्हारे, कि कोई तो मिस्टर ए है, वो कोर्ट में गए थे, उनके साथ ये गलत चीजें हुई, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तो वेदर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट वाज आर्बिट्रेरी और नॉट, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये कोर्ट का फैसला आर्बिट्रेरी था कि नहीं था। तो अब पहले तुम्हें अगर आर्बिट्रेरी मतलब ना पता हो, तुम कैसे बताओगे आर्बिट्रेरी था कि नहीं था, नहीं बता सकते ना एग्जाम में। एक क्वेश्चन आता है कंपनी लॉ में जो आता है, टेनेबल था कि नहीं था, तुम्हें पता है टेनेबल मतलब क्या होता है, तो कैसे बताओगे टेनेबल था कि नहीं था, और डिक्शनरी थोड़ा लेके जा रहे हैं वहां पे। तो ऐसे कुछ लीगल टर्म्स हैं जो तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए, नहीं तो तुम अपना आंसर सही नहीं लिख पाओगे, कंक्लूजन गलत हो जाएगा तुम्हारा। अब किसी बच्चे ने आर्बिट्रेरी मतलब अच्छा समझ लिया तो वो तो बोल देगा आर्बिट्रेरी था और डिसीजन था उसका फालतू, तो तुम्हारा पूरा आंसर गलत नहीं हो गया क्या। ऐसे टेनेबल मतलब क्या ये चीज सही थी या नहीं थी, या ये पॉसिबल था कि नहीं था, टेनेबल था क्या, तो तुम बताओगे तभी होगा ये काम। समझ में आ गई चीज। अब देखो आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जब जज कुछ भी डिसीजन दे देता है बिना कोई सेंस के, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी। या कोई लॉ ऐसा बना दिया जिसके कुछ भी सेंस नहीं है, सेंसलेस लॉ, ठीक है, उसको हम आर्बिट्रेरी बुलाते हैं। समझ में आ गई चीज। विदाउट सिस्टम एंड प्रोसीजर, विदाउट सिस्टम एंड प्रोसीजर, रैंडम चॉइस, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी, फालतू डिसीजन। ये टर्मिनोलॉजी अगर तुम्हें याद रहेगी तो आगे चैप्टर आसान होएगा। बार बार अब देखो ये तुमसे पूछे नहीं जाएंगे कि आर्बिट्रेरी क्या होता है, लोकस स्टैंडी क्या होता है ना, लोकस स्टैंडी पे शॉर्ट नोट फिर भी आ सकता है, और रिट क्या होती है, ये सब पूछेंगे नहीं एग्जाम में, बट बार बार ये टर्म आएगी, तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि इन तीनों का मतलब क्या है। समझ में आ गया। बस बाकी का पढ़ेंगे हम कल। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले क्या देखा था, साफ ऑल क्लियर ही हो गया तुम्हारा तो। गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां, जो कि बहुत ही जनरल टॉपिक है, तो उसको तो तुम रीड करते रहोगे, थोड़ा सा याद हो जाएगा और कहीं पे भी लिखने काम आएगा, उसका कोई टॉपिक वॉपिक कुछ नहीं है, बट हमने एक आंसर बना के उसको लिख दिया फॉर द पर्पस कि हमें कहीं पे अटके तो वहां पे लिख देंगे वो। और रेमेडीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो, जिसमें रिट, स्पेशल अपील एंड अपील टू द सुप्रीम कोर्ट और सुपरिटेंडेंस, 4 ही बातें हैं, ठीक है, ये आती है। लिमिटेशन तो रीड ओनली वाला ही है, उसमें बस इतना था कि दोनों को साथ में पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, वही लिमिटेशन है, वही तुम्हारा दायरा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इंडस्ट्रियल, हाँ, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस ओरिएंटेड है, वो एक कमेंट क्वेश्चन बन सकता है, उसको भी अपने मन से लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग इन द क्लास। समझ में आ गई चीज। और फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी सीखी, ये काम आएगी। अब सुनो अच्छे से, कल से तुम्हारा प्रॉपर चैप्टर चालू होगा जिससे एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, फिर टाइम पास। एक्चुअल में यहां तक क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है, मैंने जबरदस्ती बनाए 2 कमेंट क्वेश्चन, है ना, और एक नॉर्मल रेमेडीज वाला, 3 ही क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला कमेंट क्वेश्चन था स्टेट का कितना इंटरवेंशन होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है। दूसरा कमेंट क्वेश्चन बन रहा है कि जस्टिस ओरिएंटेड है, कौन सा जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस ओरिएंटेड होते हैं लॉज। तो 2 कमेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, एक रेमेडीज का बन सकता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो ज्यादा रटने की जरूरत भी नहीं है कि तुम उसको लेके बैठ जाओ, अपने एफर्ट सही जगह पे डालने बहुत जरूरी है, ठीक है। और टर्मिनोलॉजी सीखिए, आगे काम आएगी, ये पढ़ के आना घर से। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है, ये तीनों टर्मिनोलॉजी याद करनी है, दूसरा रेमेडीज पढ़ के आ जाना, बस दैट्स इट। और रीडिंग करना तो है ही। चलो थैंक यू। हाँ बोलो इशिता। हाँ, जो अपने मन से डिसीजन देता है और बिना कोई सिस्टम को फॉलो करे देता है, रैंडम चॉइस पे। क्या, हाँ हाँ जज, और लॉ भी हो सकता है आर्बिट्रेरी, मतलब लॉज बेकार बना दिया तो उसको भी आर्बिट्रेरी लॉ बोलेंगे कि लॉ अच्छे से नहीं बना या रेगुलेशन अच्छी नहीं थी, ऐसे भी बोल सकते हैं।